साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी पर। भारतीय भूगोल में हम आपसे भारत की नदियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और भारत की नदियों में भी हमने इसके ठीक पहले वाली क्लास में आपसे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में कंप्लीट बातचीत की थी और उस ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में बातचीत के साथ ही जो हिमालयी नदियाँ हैं उन सब के संबंध में आपने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट बातचीत कर ली थी। तो आज की क्लास में हम आपसे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बातचीत करने वाले हैं और प्रायद्वीपीय नदियों को मुख्यतः दो प्रमुख प्रकारों में उनके संगम बनाने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसे हमने इसके पहले वाली क्लास में आपसे इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया होगा। तो एक तो होगी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यानी वह सारी नदियाँ जो कि अरेबियन सी में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट अथवा डायरेक्ट वे में जा कर के अपना मुहाना बनाती हैं, और दूसरी होंगी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो आइए आज हम आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं, आज हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, उसके पहले भारत का एक छोटा सा मानचित्र बनाएंगे, क्योंकि चित्र के माध्यम से अगर आप चीज़ें समझेंगे तो आई थिंक ये जो भी बातें होंगी काफ़ी लंबी समय तक आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगी। और ये देख रहे हैं, ये खंभात की खाड़ी होगी और यहाँ से ये दक्षिण भारत के पश्चिमी तट वाला छोर होगा, पश्चिमी तट होगा। और इस तरह से यहाँ ये बांग्लादेश के बगल की बात करें, यहाँ से ये पूर्वी तट वाला हिस्सा होगा। बांग्लादेश के बाद हमने कहा ये पूर्वी तट वाला हिस्सा, ये कुछ इस तरह से होते हुए, और ये दोनों पूर्वी और पश्चिमी तट इस स्थान पर आपस मिल जाएंगे। इस वाले स्थान की बात करें तो ये गुजरात वाला क्षेत्र होगा, कच्छ का रण, यहाँ से फिर होते हुए ये राजस्थान का वो क्षेत्र, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। चलिए, इसमें हम आपसे बातचीत करने जा रहे थे। प्रायद्वीपीय भारत के मानचित्र हैं, दक्षिण भारत के मानचित्र हैं, और दक्षिण भारत के जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर यहाँ पर आपको पता है एक जो वाटर बॉडी है उसे कौन सी संज्ञा देते हैं, उसे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और ध्यान दें यहाँ पर यानी प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण भारत के जो पश्चिमी तट है इधर कौन सी वाटर बॉडी है, तो इसे अरेबियन सी अथवा अरब सागर की संज्ञा देते हैं। तो ध्यान दें ये अरब सागर रहा। और अरब सागर में भी यहाँ पर एक है बे ऑफ खंभात यानी खंभात की खाड़ी। ध्यान दें इस स्थान को हमने संज्ञा दिया, यहाँ पर बे ऑफ खंभात यानी खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। चूँकि आज की क्लास में इस खंभात की खाड़ी का ज़्यादा रोल होगा, इससे आप ज़रूर समझ लीजिएगा ये खंभात की खाड़ी होगी इस वाले स्थान पर। अब आप ध्यान दें जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं या जो दक्षिणी नदियां हैं उनमें या तो अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर के अपना मुहाना बनाएंगी, या फिर कुछ नदियां खंभात की खाड़ी अथवा अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो उनके संगम अथवा मुहाना बनाने के आधार पर समस्त प्रायद्वीपीय नदियों को दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें जो पहला प्रकार है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जिनके बारे में आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या कुछ खास बातें हैं और यहाँ से क्या कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके सामने निकल करके आएंगे, ये सारी बातों के संबंध में हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तो आइए देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं इनमें मेनली चार प्रमुख नदियाँ हैं, मुख्य चार नदियाँ हैं। और इन्हें अगर आप एक वर्ड में समझना चाहें, एक शब्द में समझना चाहें, तो एक छोटा सा शब्द आप याद रखिएगा, समानता। अगर ये शब्द आप याद रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप इस बात को कभी भुला नहीं सकते कि अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं। समानता हमने कहा, यहाँ पर सा का आशय साबरमती नदी से होगा, माँ का अर्थ यहाँ पर माही होगा, ना से नर्मदा होगा, और ता से तापी अथवा ताप्ती होगा। तो समानता आप याद रखेंगे, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये मेनली चार नदियां हैं जो कि डायरेक्ट वे में आपके अरब सागर में आकर के गिरती हैं। तो आइए एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं आपसे नर्मदा नदी के बारे में। और नर्मदा नदी के बारे में भी बात करने से पहले ध्यान दें, जब हमने आपको भारत के भौतिक प्रदेश के संबंध में बातचीत की होगी आपसे, तो यहाँ पर हमने बताया होगा
कि यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी का विस्तार है और ये जो पर्वत श्रेणी है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कहीं ना कहीं विभक्त भी करता है और इसे ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं या इसे ही विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ठीक दक्षिण में इसी के पैरेलल एक और भी श्रेणी है जिसे सतपुड़ा श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। और सतपुड़ा श्रेणी के और अगर दक्षिण की बात करें, सतपुड़ा श्रेणी के और अगर दक्षिण की बात करें तो ध्यान दें यहाँ पर एक और भी पर्वत श्रेणी है और उस जो पर्वत श्रेणी का नाम है वो अजंता श्रेणी होगी। आइए अभी लिख ले रहे हैं, ये अजंता श्रेणी इस तरह से आप देख पा रहे हैं। इसे हमने कहा ये जो सबसे ऊपर वाली श्रेणी है इस वाली श्रेणी का नाम होगा ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी या इसे आप विंध्य श्रेणी भी कह सकते हैं। आप चाहे इसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहें अथवा आप इसे विंध्य श्रेणी भी कह सकते हैं। ध्यान दें ये विंध्य श्रेणी है और विंध्य श्रेणी के दक्षिण दिशा में ये जो श्रेणी आप देख पा रहे हैं इसे हमने कहा इसी का नाम सतपुड़ा श्रेणी है। और ये सतपुड़ा श्रेणी के और जो दक्षिण में ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम अजंता श्रेणी है। आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। बिल्कुल सिंपल वे में ये सबसे ऊपर विंध्य श्रेणी है, उसी के पैरेलल विंध्य श्रेणी के ठीक दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है और सतपुड़ा श्रेणी के ठीक दक्षिण में अजंता श्रेणी का विस्तार है। अब ध्यान दें यहाँ पर ये वाला स्थान जहाँ पर ये सतपुड़ा और ये विंध्य पर्वत श्रेणियाँ दोनों परस्पर मिलती हैं यानी इनका जो मिलन बिंदु है इस वाले स्थान का नाम है अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है। बेहद रमणीय स्थल है, पर्यटक स्थल है अमरकंटक। इस अमरकंटक वाले स्थान से यहाँ से एक रिवर एक नदी निकलती है और ये नदी पश्चिम की दिशा से बहते हुए इस तरह से हो करके मध्य प्रदेश का जो जिला जबलपुर वहाँ से होते हुए ये महाराष्ट्र में इंटर करेगी और महाराष्ट्र में इंटर करने के बाद गुजरात से होते हुए जो गुजरात के एक जिला है भरूच जिला यहाँ पहुँच करके और ये खंभात की खाड़ी में यानी इस तरह से ये जो नदी है अरब सागर में गिर जाती है। और इसी नदी को किस नाम से जानते हैं तो ध्यान दें यही आपकी कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी का एक और नाम रेवा नदी भी है। यानी अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या है तो आप ध्यान देंगे नर्मदा नदी का प्राचीन नाम रेवा नदी है। ये रही आपकी नर्मदा नदी, कहाँ से निकली, अमरकंटक से। किन किन राज्यों से होकर के ये बह रही है तो आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कहाँ पर अपना ये मुहाना बना रही है तो ये खंभात की खाड़ी में जा कर के गिरती है या खंभात की खाड़ी में जा कर के अपना संगम बनाती है या मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी स्टडी फैक्ट है। नर्मदा नदी आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, इस नदी का ओरिजिन आपने देखा उद्गम कहाँ से हुआ, अमरकंटक से। अब नर्मदा नदी की लंबाई कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है और ध्यान देंगे इस नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर यानी 1312 किलोमीटर लंबी ये नर्मदा नदी है। और ये 1312 किलोमीटर लंबी नर्मदा नदी संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी होगी। और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली यानी अरेबियन सी में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं उनमें ये सबसे लंबी नदी है। आप बात को थोड़ा सा नोटिस करेंगे, हमने कहा नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में पहली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों में, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों का से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ प्लस अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इन दोनों को साथ जोड़ने पर तो प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा तीसरी सबसे लंबी नदी है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे लंबी नदी गोदावरी होगी 1465 किलोमीटर, दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा 1400 किलोमीटर और तीसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा होगी। और अगर वहीं भारत की समस्त नदियों के संदर्भ में हम आपसे बात करें तो नर्मदा नदी भारत की समस्त नदियों में 5वीं सबसे लंबी नदी है।
चूँकि भाई पहली 2525 किलोमीटर गंगा, दूसरी अभी हमने बात की गोदावरी, तीसरी कृष्णा, चौथी यमुना 1385 किलोमीटर और ये पाँचवीं नर्मदा 1312 किलोमीटर। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। अब ध्यान दें, नर्मदा नदी जो 1312 किलोमीटर लंबी है, जो अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियों में सबसे लंबी नदी है, ये नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल करके पश्चिम की दिशा में बहते हुए मध्य प्रदेश का ही एक जिला है और इस स्थान का नाम आपने सुना होगा जबलपुर। तो ध्यान दें, ये नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में पहुंचती है और जबलपुर ज़िले में पहुंच करके जब ये भेड़ा घाट पहुंचती है तो वहाँ ये नदी लगभग 23 मीटर की ऊंचाई से अपना जल गिराती है और जल जब ऊंचाई से गिरता है तो उसे वाटरफॉल की संज्ञा देते हैं, जल प्रपात की संज्ञा देते हैं। और ये जो वाटरफॉल है, ये जो जल प्रपात है, नर्मदा नदी के द्वारा जो भेड़ा घाट नामक स्थान पर जबलपुर ज़िले में निर्मित किया जा रहा है, इसे ही कपिल धारा अथवा धुआंधार जलप्रपात की संज्ञा देते हैं। तो ध्यान दें, इस तरह से ये सुपरहिट प्रश्न है जीएस का। कपिल धारा अथवा धुआंधार जलप्रपात कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया। कौन से नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा नदी पर। कौन से राज्य में निर्मित है? मध्य प्रदेश राज्य में। कौन से जिले में निर्मित है? जबलपुर जिले में। कपिल धारा अथवा धुआंधार दोनों बातें एक ही होंगी और ये अत्यंत मनोरम दृश्य है, बिल्कुल ये आकर्षक सीन है, ठीक है। तो ये कपिल धारा अथवा धुआंधार जलप्रपात आपने देखा, इस नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। कहाँ पर? ये जबलपुर ज़िले में। आगे नर्मदा नदी ये बहते हुए महाराष्ट्र में इंटर करेगी और महाराष्ट्र में इंटर करने के बाद, महाराष्ट्र में हमने कहा इंटर करने के बाद ये नदी फिर गुजरात चली जाती है और गुजरात में पहुंचने के बाद ये नदी भरूच ज़िले के समीप खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अब नर्मदा की अगर सहायक नदियों के बारे में आपसे बातचीत की जाए तो ध्यान दें, कुछ नदियां आपने नाम सुना होगा, तवा, बरनेर, बैयार, दूधी, शक्कर, हिरन, कोनार, मोचक, ये कुछ नदियां जो कि नर्मदा की सहायक नदियां, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी हैं। आई थिंक एग्जामिनर आपका यहाँ से आपसे पूछेगा नहीं, बट अगर आपको याद रहे तो आपके लिए गोल्डन बात होगी, अच्छी बात होगी। और ध्यान दें, नर्मदा नदी के बारे में एक और ख़ास बात कि नर्मदा नदी पर ही 3-4 प्रमुख परियोजनाएं निर्मित हैं, जिनमें आपने एक का नाम सुना होगा ओंकारेश्वर परियोजना, या फिर आपने नाम सुना होगा माहेश्वर परियोजना, या फिर आपने नाम सुना होगा नर्मदा सागर परियोजना। अगली एक परियोजना की बात करें, अब तक की भारत की बेहद महत्वाकांक्षी सरदार सरोवर परियोजना। तो हमने कहा ओंकारेश्वर परियोजना, माहेश्वर परियोजना या नर्मदा सागर परियोजना या सरदार सरोवर परियोजना। तो ये सारी परियोजनाएं आपके कौन से नदी पर निर्मित हैं? सबकी सब नर्मदा नदी पर निर्मित है। जब हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स पढ़ाएंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ाएंगे, वहाँ हम एक एक परियोजना के बारे में आपसे विस्तार में बातचीत करेंगे। इन सब में ध्यान दें, सरदार सरोवर परियोजना आप जरूर याद रखिएगा। रीजन ये रिसेंट में चर्चा में भी रही, हाल ही में चर्चा में भी रही, क्योंकि सरदार सरोवर जो परियोजना है, इसका लोकार्पण या इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर 2017 को किया गया। और ये 17 सितंबर 2017 को जो सरदार सरोवर परियोजना का उद्घाटन माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया, उस दिन एक खास दिन या खास दिवस भी होता है। इस तिथि को 17 सितंबर को एक खास दिवस मनाया जाता है। ध्यान दें, जिस तरह से 14 नवंबर को आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस है, जिसे आप बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक उसी तरह से 17 सितंबर आपके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिवस है, जिसे भारत सरकार ने सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यानी प्रतिवर्ष 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? कौन सा दिवस मनाते हैं 17 सितंबर को? सेवा दिवस। इसे आप जरूर याद रखिएगा। हो सकता है आप में से कई लोगों को आज शायद पहली बार पता चल रहा हो, पर डोंट वरी, जो भी है आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। अब नर्मदा नदी के बारे में चूंकि हम आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान दें, नर्मदा नदी के बारे में बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो है
वो यही है, हो सकता है आपसे कभी पूछ ले कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर, तो आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश का जिला जबलपुर, अभी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में गुजरात का एक शहर है, बेहद चर्चित शहर बड़ोदरा। गुजरात का दूसरा शहर है राजपीपला, आपने नाम सुना होगा। तीसरा एक और शहर है भरूच, जिसके समीप ये नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिर रही है। तो जबलपुर की बात करें, बड़ोदरा की बात करें, राजपीपला की बात करें या फिर भरूच की बात करें, ये आपके सब के सब कौन से नदी के किनारे लोकेटेड है? नर्मदा नदी। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ध्यान दें ये जो नर्मदा नदी है, इससे संबंधित एक खास बात, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है और इसलिए इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी एमपी की लाइफ लाइन, जीवन रेखा कहते हैं। ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा निम्न में से कौन सी नदी को कहते हैं, तो हर हाल में आपका जवाब नर्मदा नदी होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से समझे होंगे। आइए अब हम अगली नदी ताप्ती के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें, चूँकि कुछ चीज़ें इरेज करनी होंगी। और अगली बात हम आपसे करने चल रहे हैं अब ताप्ती नदी के बारे में। तो देखेंगे ताप्ती नदी, ध्यान देंगे ये जो ताप्ती नदी है, अभी अच्छा अगर आपसे बातचीत की जाए कि नर्मदा नदी, या फिर आपसे कुछ इस कदर प्रश्न पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यानी विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है, इस तरह का किसी एग्जाम में आपको प्रश्न फेस करना पड़े तो आपका क्या जवाब होगा? भाई यहाँ पर मानचित्र से बिल्कुल स्पष्ट हो पा रहा होगा। हमने कहा एक तो ऊपर वाली है विंध्य श्रेणी और नीचे वाली सतपुड़ा श्रेणी, इन दोनों श्रेणियों के मध्य होकर के बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी ही है। और ध्यान दें, नर्मदा नदी के बारे में डिफरेंट टाइप के एग्जामिनर प्रश्न आपसे पूछता है, थोड़ा घुमा फिरा करके पूछता है। अगर 4 नदियों का सीक्वेंस दिया रहे और उसमें पूछे निम्न में से उल्टी दिशा में या फिर विपरीत दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है, या फिर प्रश्न का ये पैटर्न कुछ इस कदर हो कि निम्न में से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, इस तरह से अगर प्रश्न रहे और उन सब में अगर विकल्प में नर्मदा और ताप्ती रहें तो डेफिनेटली आपका जवाब नर्मदा अथवा ताप्ती होगा। और इन दोनों नदियों की एक खास विशेषता और भी है कि ये डेल्टा ना बना करके एस्चुअरी बनाती हैं। बाद में इनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, डेल्टा और एस्चुअरी। अभी बस आप सिर्फ इतने याद रखेंगे कि ये जो नर्मदा नदी है ये आपकी डेल्टा नहीं बनाती, ये जो ताप्ती नदी है ये भी आपकी डेल्टा नहीं बनाती। यानी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। भाई डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती हैं? ये ज्वार नदमुख बनाती हैं या एस्चुअरी बनाती हैं। खैर, अभी हम तापी अथवा ताप्ती नदी के बारे में आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। अब ध्यान देंगे, नर्मदा नदी का जो ओरिजिन रहा आपने देखा अमरकंटक चोटी, ठीक उसी तरह से ये जो तापी अथवा ताप्ती नदी है इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश राज्य में, जिले का नाम बैतूल होगा और पहाड़ी का नाम मुल्ताई होगा। तो यहाँ से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई पहाड़ी से एक नदी निकलती है और यह नदी पश्चिम दिशा की ओर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद ये नदी बहते हुए गुजरात प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में भी एक शहर है सूरत, तो सूरत के समीप हजीरा नामक स्थान से ये जो ताप्ती नदी है यह भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। वापस देखें, ताप्ती नदी के अगर उद्गम की आपसे बातचीत की जाए तो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला और उसमें भी पहाड़ी का नाम मुल्ताई पहाड़ी, मध्य प्रदेश ताप्ती नदी के अगर ये बात करें प्रवाह के बारे में तो ध्यान दें, यह भी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये इन 3 राज्यों में होकर के बहती है। हाँ, ताप्ती की अगर प्रमुख सहायक नदी के बारे में आपसे बात करें तो एक रिवर का आपने नाम सुना होगा, पूर्णा। पूर्णा ये एक नदी है और ये जो पूर्णा नदी है इसी ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी है।
और इस ताप्ती नदी के किनारे जो गुजरात राज्य का शहर है, अभी हमने आपसे कहा सूरत, वो इसी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और इसके अतिरिक्त इस पर जो लोकेटेड ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनमें एक आपने नाम सुना होगा काकरा पार परियोजना और दूसरी एक उकाई परियोजना। तो ये आपकी काकरा पार परियोजना और उकाई परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं आपके कौन से नदी पर निर्मित होंगी? तो भैया ये सब के सब ताप्ती नदी पर निर्मित होंगे। खैर, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं, नर्मदा नदी के बारे में आपने बातचीत की, ताप्ती नदी के बारे में आपने बातचीत की। अगली बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब साबरमती नदी के बारे में। आइए देखते हैं साबरमती नदी। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखेंगे साबरमती नदी। ये साबरमती नदी के संबंध में ध्यान दें। अच्छा, अब अगर यहाँ से एक प्रश्न और भी आप ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, ये जो ताप्ती नदी है ये किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर के बहती है? तो भाई एक सतपुड़ा और दूसरी अजंता। सतपुड़ा और अजंता, इन दोनों श्रेणियों के मध्य होकर के ताप्ती नदी बहती है। और ताप्ती और नर्मदा ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। खैर, हम आपसे बात करने जा रहे थे साबरमती नदी के बारे में। और साबरमती नदी, आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस करेंगे, राजस्थान राज्य में आपको पता है अरावली श्रेणी का विस्तार है, और उस अरावली श्रेणी में भी एक मेवाड़ श्रेणी होगी, जो कि अरावली श्रेणी का ये एक हिस्सा है। मेवाड़ पहाड़ी की बात करें या फिर मेवाड़ श्रेणी की बात करें। और आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान राज्य का एक बेहद चर्चित जिला उदयपुर है। उदयपुर ये राजस्थान का बेहद चर्चित जिला है। आप जरा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि उदयपुर का उपनाम क्या है, यानी कौन से शहर के रूप में उदयपुर को जाना जाता है। खैर, इसे आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएंगे। उदयपुर के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। अरावली श्रेणी में भी ये जो हमने आपसे बातचीत की, उदयपुर ज़िले में एक झील होगी और उस झील का नाम धेबार झील। मेवाड़ पहाड़ी, उदयपुर, धेबार झील। ये चूँकि अरावली श्रेणी का जो विस्तार है, अरावली श्रेणी का विस्तार ये कुछ इस तरह से है, पालनपुर से दक्षिणी दिल्ली रीच तक, ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये अरावली श्रेणी का विस्तार है। और यहीं उदयपुर ज़िले में, उदयपुर जो ज़िला है मेवाड़ श्रेणी, यहीं उदयपुर ज़िले में एक झील का नाम होगा धेबार झील, हमने आपसे कहा। और यहीं से एक नदी का उद्गम होता है, और ये नदी मेनली 2 स्टेट, मुख्यतः 2 राज्यों, एक तो राजस्थान और दूसरा ये आपके क्या नाम, गुजरात। ये राजस्थान और गुजरात, इन 2 राज्यों में होकर के बहती है। और ये जो रिवर है, ये जो नदी है, इस नदी को कौन से नदी की संज्ञा देंगे? तो भाई ये नदी होगी आपकी साबरमती नदी। और हमने कहा यहाँ पर जो लेक है उदयपुर ज़िले में, इस लेक यानी इस झील का नाम धेबार झील होगा। इसे आप ज़रूर याद रखेंगे, धेबार झील। और ये नदी कौन सी है आपकी? तो नदी का नाम है साबरमती। अब साबरमती नदी इस तरह से आपने देखा कि राजस्थान राज्य के उदयपुर ज़िले के धेबार झील से निकलती है। धेबार झील हो सकता है कई बार आपने पढ़ा हो मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है, तो धेबार झील आपकी मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत ही आएगी, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, साबरमती नदी के बारे में और क्या है? तो भाई साबरमती नदी के किनारे कौन से शहर स्थित हैं? सबसे चर्चित जो प्रश्न है वो यही बार बार पूछा जाता है। तो इस नदी के बारे में हमने आपसे कहा कि ये कौन कौन से राज्य से होकर के बहती है। तो एक तो राजस्थान और दूसरा गुजरात। चलिए गुजरात और राजस्थान कर लेते हैं, 2 राज्यों से होकर के ये नदी बहती है।
और साबरमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो ध्यान दें, गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, ये भी आपके साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। और उसके अतिरिक्त एक तो साबरमती आश्रम होगा, वो भी इसी के किनारे स्थित है। और जिसे ये गुजरात राज्य का एक सबसे बड़ा जो शहर है अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर की संज्ञा देते हैं, तो ये अहमदाबाद जो गुजरात का बेहद चर्चित शहर है आपका, ये भी कौन से नदी किनारे स्थित है? साबरमती नदी। साबरमती के बाद अगली एक और बात कर लेते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी के बारे में आपसे बात करें तो आप ध्यान देंगे, इस माही नदी का जो उद्गम है ये भी आपके यहाँ विंध्य वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का एक ज़िला होगा धार, और मध्य प्रदेश के धार ज़िले से इसी वाले क्षेत्र से एक नदी निकलेगी, और जो यहाँ से निकल करके ऊपर की दिशा में यहाँ से इस तरह से बहते हुए जाती है, और यहाँ से वापस पुनः ये नीचे की ओर आएगी, और ये नदी यहाँ से फिर खंभात की खाड़ी में जा कर के समा जाती है, गिर जाती है। इस नदी को माही नदी की संज्ञा दी जाती है, माही नदी। आप ध्यान देंगे, माही नदी हमने कहा इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल श्रेणी से होता है, और ये नदी मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान, वहाँ से वापस से गुजरात प्रवेश कर जाती है, और अंततः बहते हुए कहाँ जा पहुँच जाती है? खंभात की खाड़ी में। माही की दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। एक नदी का आपने नाम सुना होगा सोम, और दूसरी एक नदी का नाम है जाकम। तो ये सोम और जाकम ये दोनों नदी हैं, और दोनों ये सहायक नदी हैं, दोनों ट्रिब्यूटरी है किसकी? माही नदी की। और यहाँ से जो एक बेहद खास प्रश्न जो कि ग्रुप डी से लेकर के सिविल तक पूछा गया, वो यही कि आपको पता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? भाई कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आपको तब पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा जार याद होगा आपको। और ये जो माही नदी है, अच्छा कर्क रेखा उसमें से वो राजस्थान और गुजरात से होकर के भी निकलेगी, और यानी कर्क रेखा कुछ इस तरह से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा कुछ इस तरह से होकर के गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। और माही नदी जो है, इसे हम कर्क रेखा की बात करें, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपकी रही कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश। और माही नदी ये भारत नहीं अपितु विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी 2 बार काटती है। वापस सुने, हमने कहा माही नदी ये ऊपर से कर्क रेखा हमने ये बनाने का प्रयास किया है डाट डाट के रूप में। माही नदी भारत के साथ साथ विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ से निकलने के बाद ऊपर जाते समय, और दूसरी बार वापस नीचे आते समय। तो ये माही नदी के बारे में इस खास तथ्य को जरूर आप याद रखिएगा, ये किसको काटती है? तो कर्क रेखा को। और कई बार काटती है? तो ये 2 बार कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। यही इस नदी की खास विशेषता है। और यहाँ से 3 अलग अलग नदियाँ हैं, जो कि आपको पता है, कर्क रेखा, एक मकर रेखा, और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जिसे आप कहते हैं भूमध्य रेखा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ये विश्व की एकमात्र नदी है, भारत की तो है, ये विश्व की भी एकमात्र ऐसी नदी। और मकर रेखा को काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी, उसका नाम लिम्पोपो, आपने पढ़ा होगा। और कांगो और जायरे एक नदी का नाम है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी, लिम्पोपो नदी और कांगो जायरे नदी, ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो कि कर्क, मकर और भूमध्य रेखाओं को क्रमशः 2-2 बार काटती हैं। इन नदियों को आप जरूर याद रख लीजिएगा। माही नदी के बारे में आपने ये बातचीत की, और अंततः आपने देखा माही नदी भी कहाँ पर आकर के विलीन हो रही है? खंभात की खाड़ी में। तो ये हमने आपसे बातचीत की अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। इसमें एक नदी और आप पढ़ेंगे लूनी नदी। हालांकि ये जो लूनी नदी है
इसका उद्गम मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में होता है और लूनी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। और एक और भी नदी आएगी घग्गर। लूनी नदी आपको पता है वो कच्छ के दलदल में पहुंच करके विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान, इसे आप जरूर थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और उस लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर पहाड़ी से होता है, ठीक है ना, नाग पर्वत जो कि अरावली श्रेणी का ही हिस्सा है। और वो आपको पता है कच्छ के दलदल में विलुप्त होगी लूनी नदी। और जो हम बात कर रहे थे, शिमला की पहाड़ियों से एक और भी नदी निकलती है, उस नदी को घग्गर की संज्ञा देते हैं। और घग्गर नदी जो है ये हरियाणा के 2-3 जो ज़िले हैं, अंबाला, पटियाला, हिसार, यहाँ से बहते हुए जब वो राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले में प्रवेश करती है तो हनुमानगढ़, जो कि गंगानगर ज़िले में ही है, हनुमानगढ़ के समीप एक डिजर्ट, एक मरुस्थल है और उस मरुस्थल को भटनेर का मरुस्थल की संज्ञा देते हैं। वहीं हनुमानगढ़ के समीप भटनेर वाले मरुस्थल में वो घग्गर नदी भी आपकी विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। और उस घग्गर नदी का भी विवरण ये ऐसा माना जाता है, वेदों में है, और उसी नदी को, उसी घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती है। और ऐसा वेदों पुराणों में वर्णन है कि वो जो घग्गर नदी है फिर वहाँ भटनेर के मरुस्थल से आपकी क्या कहते हैं, पृथ्वी के नीचे से बहते हुए और यहाँ आपके वापस प्रयागराज में आकर के गंगा और यमुना इन दोनों में संगम करती है, तो ये घग्गर का नाम सरस्वती। खैर, ये जो हमने आपसे कहा घग्गर और लूनी नदियाँ ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नहीं हैं, ठीक है ना, पर इनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते रहेंगे। अब ध्यान दें, यहाँ से बनने वाले अधिकतम प्रश्नों के संबंध में हम आपसे बातचीत कर लेते हैं। नदियाँ आपके सामने हैं, इन्हें हमने एक क्रम में बताया था, एक वर्ड में समानता। सा से यहाँ पर साबरमती होगा, माँ से माही नदी होगा, ना से नर्मदा नदी होगी और ता से आपकी ताप्ती नदी होगी। नर्मदा नदी के बारे में आपने पढ़ा, इसका ओरिजिन अमरकंटक पहाड़ी से होता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर होगी। ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन? नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कौन से ये वाटरफॉल का निर्माण करती है? तो उसका नाम कपिल धारा अथवा धुआंधार है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के बारे में बात करें तो वो भी नर्मदा नदी को ही कहते हैं। नर्मदा नदी का पुराना नाम पूछें तो नर्मदा नदी का पुराना नाम रेवा नदी है, ठीक है। ये नर्मदा नदी कुल कितने राज्यों से होकर के बहती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों से होकर के बहती है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहरों के बारे में बात करें तो जबलपुर और हमने गुजरात के बड़ोदरा, राजपीपला और एक भरूच, इन शहरों के बारे में आपसे बातचीत की। आई थिंक ये चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगली नदी ताप्ती के बारे में आपसे बातचीत की जाए। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, मुल्ताई पहाड़ी। ताप्ती जो नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी होगी। और ताप्ती नदी जिस तरह से नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती, उसी तरह से ताप्ती नदी सतपुड़ा और ये कौन सी श्रेणी आपकी, सतपुड़ा और अजंता श्रेणी, इन दोनों के मध्य होकर के बहती है। और ताप्ती नदी के बारे में और भी क्या कुछ आपसे पूछा सकता है? हाँ, यहाँ से काकरापार उकाई परियोजनाएं हमने आपसे बातचीत की, आपके ताप्ती नदी पर निर्मित है। और नर्मदा नदी पर हमने आपसे बातचीत की थी, ओंकारेश्वर परियोजना, माहेश्वर परियोजना, नर्मदा सागर, सरदार सरोवर, ये सब की सब आपके नर्मदा नदी पर थी। गुजरात का जो भरूच जिला है वो तो नर्मदा नदी किनारे स्थित है, लेकिन गुजरात के सूरत जिले की बात करें तो आपके कौन से नदी किनारे होगा? ताप्ती नदी किनारे होगा। अब इसके बाद में हमने आपसे बात की साबरमती नदी के बारे में। तो भाई जो साबरमती जो नदी है ये राजस्थान राज्य का जो जिला है उदयपुर जिले में जो झील है, धेबार झील, वहीं से इस साबरमती नदी का उद्गम होता है। आप ध्यान देंगे, हमने आपसे कहा कि उदयपुर जो राजस्थान राज्य का एक शहर है, जो जिला है, इसे कौन सा उपनाम दिया गया, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। खैर, ये यहाँ से धेबार झील से साबरमती नदी निकलती है और बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर की संज्ञा देते हैं, वो आपके खंभात की आपके इस साबरमती नदी किनारे स्थित है। माही नदी जो कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपके जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी
जो कि मध्य प्रदेश राज्य में ही है, यहाँ से होकर के निकलते हुए बहती है और फाइनली ये भी आपके आकर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी के बारे में हमने आपसे कहा था, सोम और जाकम इसकी सहायक नदियाँ हैं, सोम और जाकम इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये कुछ हम आपसे बातचीत कर रहे थे अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे तो आपसे बातचीत करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम एंड सेफ लाइफ। थैंक यू।